डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम अपने क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 के चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम कांग्रेस प्रणाली, द्विपक्षीय प्रणाली और बहुगठबंधीय प्रणाली जो हो रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अभी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि कांग्रेस प्रणाली का उद्भव किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा है 1960 तक, ठीक है, के दशक से पहले तक हम देखते हैं कि लगातार कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा है। लेकिन फिर हम देखेंगे इस चैप्टर में कि 1960 के दशक में हमें कांग्रेस को पहली बार चुनौती मिली थी और राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा थी वह लगातार बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में हुआ क्या कि कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में मुश्किलें भी आ रही थी। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि विपक्ष ज़्यादा मजबूत हो रहा था और काफ़ी कम विभाजित था। अब कांग्रेस को इसका सामना भी करना पड़ रहा था। इसके साथ साथ उनमें जो आंतरिक जो चुनौतियां थी वह भी झेलनी पड़ रही थी। तो इन सब चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें ये भी देखेंगे कि नेहरू जी के बाद क्या राजनीति में किस प्रकार का करवट हुआ था। जब उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था, एकता, विपक्ष में जिस प्रकार की एकता थी और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस में जो बटराव हो गया था, जो बिखराव हो गया था, उसको किस प्रकार से ओवर पावर किया गया। और फिर इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इनके नेतृत्व में कांग्रेस की नई चुनौतियां क्या थी, किस प्रकार से कांग्रेस उनसे उभरी थी। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे अपने प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में 1973 में संवैधानिक के मौलिक ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इंदिरा साहनी केस, केशवानंद भारती, गोलकनाथ केस या AK गोपालन केस? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो राजनीतिक उत्तराधिकार का जो चुनौती थी वो आई थी। देखिए, जब हमने ये देखा कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर जो बहस थी वह काफ़ी तेज हो गई। ऐसी आशंका भी आने लगी थी कि देश आज टूट जाएगा। देखिए, ऐसी स्थिति थी कि उस समय हमारा भारत काफ़ी कम समय पहले ही आज़ाद हुआ था। उस समय तक लगातार एक ही प्रधानमंत्री रहे थे, तो भारत की स्थिति में काफ़ी संकट आ गया था। ऐसा लगने लगा था कि देश में सेना का शासन आ जाएगा, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति लोगों को लगने लगी थी और जनता के मन में भी भय आ गया था। ठीक है, इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब से भारत में चुनाव हुआ था उसके बाद से लगातार कांग्रेस की ही सरकार रही थी। ठीक है, तो भारत में कांग्रेस का जो प्रभुत्व था उसमें कभी कमी आने की उसके लिए लोगों के मन में उसके लिए आशंका आने लगी थी। ऐसी भी आशंका आ रही थी कि देश में हमें सैनिक शासन देखने को मिल सकता है या वापस से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा देखने को मिल सकता है। फिर हम देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जो शासनकाल था वह कब से शुरू होता है? 1964 से 1966, बहुत कम समय तक उनको शासनकाल रहा है। ठीक है, उन समय जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे वह के कामराज थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, इस अवधि में देश ने मुख्यतः दो चुनौतियों का सामना किया था। एक तो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया और खाद्यान्नों का संकट आ गया था। मानसून की असफलता के कारण खाद्यान्नों का संकट भी भारत पर बहुत बुरी तरीके से आ गया था। इसके निपटारे के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। फिर हम देखते हैं कि 1965 के दशक में जब युद्ध की समाप्ति हुई थी तो उसी के सिलसिले में 1966 में सोवियत संघ के ताशकंद, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था। और इसी समझौते पर भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर भी किए थे। और वहीं पर 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। और उस समय भारत चीन का युद्ध हुआ था, आर्थिक संकट था, सूखा था, मानसून की असफलता, पाकिस्तान युद्ध, मतलब जो भारत की स्थिति थी, भारत कई संकटों से घिरा हुआ था। ठीक है, भारत की स्थिति काफ़ी खतरनाक। फिर हम ये देखेंगे कि देखिए 1960 के दशक को ना एक बार खतरनाक दशक भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, भारत में इतनी स्थितियां थी, इसके साथ साथ गरीबी, ठीक है, लोकतंत्र
लोकतांत्रिक व्यवस्था डगमगा गई थी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक क्षेत्रीय विभाजन, बहुत सारी समस्या इसकी वजह से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि जब मानसून की असफलता के बाद जब सूखे की स्थिति आ गई तो 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो जो ये दशक था ना 1960 का, इसको काफ़ी खतरनाक दशक भी कहा जाता है। अब आते हैं हम इंदिरा गांधी जी के बारे में देखते हैं कि देखिए, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के मध्य राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष जारी हुआ और उसके बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को अनुभवहीन होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन दिया। यह मान रहे थे कि वह दिशा निर्देशन के लिए सिंडिकेट पर निर्भर रहेगी। नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़ी आसानी से हो गया। ठीक है, अब जब इंदिरा गांधी जी पीएम बनी तो उस समय क्या समस्या थी? देखिए, जो समस्या चलती चली आ रही थी, मानसून की असफलता, व्यापक सूखा बहुत ज़्यादा था, विदेशी मुद्रा में लगातार गिरावट आ रही थी, निर्यात में गिरावट आ रही थी, सैन्य खर्चे की बढ़ोतरी से देश में आर्थिक संकट हो गया था क्योंकि लगातार भारत ने 2 युद्ध झेले थे। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में आकर उस समय रुपये का उन्मूलन किया था, तो यह स्थिति भी खराब हो गई थी। देश की खराब स्थिति और अनुभवहीन नेता होने के कारण विपक्षी दलों ने जनता को लामबंद करना भी शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में एक प्रधानमंत्री जो कि एक अनुभवहीन थी एक तरीके से, उनके लिए इन चुनावों का सामना करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, हम फिर ये देखेंगे कि फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही चुनाव हुए। देश में चुनाव हमेशा की तरीके आराम से ही हो गए, लेकिन जो नतीजे आए थे उन्होंने सबको चौंका दिया था। कांग्रेस को केंद्र और राज्य दोनों ही जगह गहरा धक्का लगा था। कांग्रेस किसी तरीके से लोकसभा में सरकार बनाने में सफल तो रही, लेकिन सीटों और मतों दोनों की ही संख्या में काफ़ी गिरावट आई थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव भी हार गए थे। चुनावों के नतीजों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा भी दी गई है। इस प्रकार की स्थिति आज से पहले अभी तक के टाइम में कभी नहीं आई थी। कांग्रेस 9 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास व केरल यहाँ पे सरकार नहीं बना सकी थी। यह भारत के किसी एक भाग में शामिल नहीं थी, मतलब एक तरीके से पूरी विविधता में हमें ये देखने को मिलता है। तमिलनाडु में पहली बार एक क्षेत्रीय पार्टी को बहुमत मिला था और डीएमके ने वहाँ पे सरकार बनाई थी। इस पार्टी ने हिंदी के राजभाषा के रूप में काफ़ी विरोध किया था और इसी कारण यहाँ पे इसको सरकार मिला था। देखिए, जो दल अपने कार्यक्रम व विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से अलग हुए थे और एकजुट हुए थे, उन्होंने सीटों के मामलों में चुनावी तालमेल करते हुए एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा भी बनाया था। ठीक है, और गैर कांग्रेसवाद का हमें यहाँ पे जन्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, गैर कांग्रेसवाद यही था कि जो कांग्रेस की विचारधारा थी, जिस प्रकार की कांग्रेस का विचारधारा थी, उसके विरोध में हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके साथ हम यहाँ पे देखेंगे दल बदल की भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये स्थिति आ गई थी कि 1967 के चुनावों के बाद कई जगह गठबंधन की भी सरकार देखने को मिली थी। जब किसी प्रतिनिधि को किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते जाएं और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी और दल में शामिल हो जाएं, तो इस प्रवृत्ति को हम दल बदल कहते हैं। 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस के एक विधायक जो ने एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदली थी। ठीक है, मतलब उनके नाम पे एक तरीके से आया राम गया राम एक जुमला भी बन गया था और यह जुमला ही दल बदल की अवधारणा से बहुत ज़्यादा संबंधित था। फिर हम देखते हैं कि सिंडिकेट क्या था। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, सिंडिकेट क्या था, सिंडिकेट का अर्थ क्या था। देखिए, सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर जो प्रभावशाली व ताकतवर नेताओं के समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट कहा जाता था। ठीक है, इन समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण रहता था। जैसे कौन कौन जो प्रमुख नेता थे, वह थे के कामराज, एस के पाटिल, के एस निजलिंगप्पा, एन संजीव रेड्डी और अतुल्य घोष। ठीक है, ये जो लोग थे यह सिंडिकेट थे। और जब इंदिरा गांधी जब सरकार में आई थी, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तो उनको प्रधानमंत्री बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था और उनको ऐसा लगता था कि इंदिरा गांधी एक अनुभवहीन व्यक्ति हैं जो सिंडिकेट के कहने पर ही कार्य करेंगी। अब हम देखते हैं कि 1969 में चुनाव हुआ राष्ट्रपति का। ठीक है, वहाँ जब हम देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद सिंडिकेट ने तत्कालीन
लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरवा दिया। इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की वोट पर आवाज देने के लिए कहा और वीवी गिरी उस समय चुनाव जीत गए थे। मतलब ये बहुत अलग टाइप की स्थिति देखने को हमें मिली थी कि कांग्रेस की तरफ से ही 2 उम्मीदवार हमें देखने को मिलते हैं, और 1969 में राष्ट्रपति के चुनावों के बाद ही हम देखते हैं कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, सीडी केंट और इंदिरा गांधी के मध्य लगातार जो मतभेद था वह बढ़ रहा था, और 69 के चुनाव में यह देखने को मिल गया। ठीक है, और इंदिरा गांधी द्वारा जो समर्थित उम्मीदवार था उनकी जीत हुई, और कांग्रेस ने जो आधिकारिक उम्मीदवार थे उनकी हार से हमने ये देखा कि कांग्रेस में विभाजन की स्थिति हो गई। कांग्रेस 2 भाग में विभाजित हो गई थी, कांग्रेस ओ जिसको सीडी केंट समर्थित ग्रुप, या कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी द्वारा समर्थित ग्रुप था। ठीक है, उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उस समय इसके निष्कर्ष क्या निकला था कि इसके बाद हम ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली, और जो पुराने नेता थे उन्होंने यहाँ से अलग हो गया। तो और इस विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, इसके विभाजन का प्रमुख कारण था जो 1969 का राष्ट्रपति चुनाव था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स जैसे मुद्दों पर तत्कालीन जो बहस चल रही थी, और प्रधानमंत्री और सीडी केंट के बीच में जो विवाद की स्थिति थी, वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के साथ जो मतभेद की स्थिति इंदिरा गांधी जी के साथ थी, वह स्थिति भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सीडी केंट और युवा तर्कों में मतभेद था। इंदिरा गांधी एक युवा नेता थी, ठीक है, और सीडी केंट में बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति थे, तो वहाँ पे हमें कई बार मतभेद देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियाँ भी लोगों के उस समय पक्ष में नहीं गई थी। इसके साथ इंदिरा गांधी द्वारा सीडी केंट को महत्व ना देना, यह स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। इस वजह से भी कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और यह कांग्रेस विभाजन का प्रमुख कारण था। अब हम देखते हैं कि प्रिवी पर्स क्या था। आज़ादी के बाद भारत में जो शामिल रजवाड़ों को जो अधिकार दिए गए थे, उनके तहत उन्हें विशेष भत्ता और निजी संपदा रखने का अधिकार था। इसे ही प्रिवी पर्स कहा जाता है। ठीक है, तो जब देसी रियासतों का विलय हुआ था, तो भारतीय संघ में कार्य करने से पहले सरकारों ने रियासतों के कुछ शासक को एक निश्चित मात्रा में संपत्ति रखने का अधिकार दिया था, और सरकार की तरफ से विशेष भत्ते देने का भी अधिकार दिया था। ठीक है, और इसका मान इस बात पर तय किया जाएगा कि उस रियासत का विस्तार कितना थी, उसकी राजस्व क्षमता कितनी थी। इस व्यवस्था को ही एक तरीके से प्रिवी पर्स किया गया था। इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनावों की खोई जमीन प्राप्त करने के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाए। इन्होंने इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, खाद्यान्न व सरकारी वितरण और भूमि सुधार आदि शामिल किए। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने उस समय एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और गरीबी हटाओ का भी नारा दिया। उस समय जो इंदिरा गांधी की जो रियासतें थी, उन्होंने इंदिरा हटाओ का भी नारा दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने प्रेसी पर्स की समाप्ति पर चुनाव अभियान में बहुत ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, और यह स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं कि कांग्रेस प्रणाली की जो चुनौतियां थी और उनका पुनर्स्थापना कैसे हुई। देखिए, जब चुनाव हुआ तब क्या परिणाम आए थे? तब 375 जो सीट थी वह कांग्रेस आर और सीपीआई को मिली थी। ठीक है, गठबंधन को 352 सीट मिली थी, कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें, और जो अलायंस था, जो ग्रैंड अलायंस बना था, और ग्रैंड अलायंस किसका बना था? गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने जो गठबंधन बनाया था, उनको सिर्फ 40 से भी कम सीटें मिली थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना किस तरीके से हुई। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पे हमेशा से आधारित रही है, कांग्रेस अब विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेके चलने वाली पार्टी रही है। यह कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों पर ज़्यादातर निर्भर रही है। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित तो कर दिया था, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल के पार्टी का संवैधानिक ढांचा भी कमजोर हो गया था। ठीक है, 1971 के बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व की पुनर्स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए थे। तो सबसे पहले क्या किया गया? श्रीमती गांधी एक बहुत चमत्कारिक नेतृत्व के रूप में उभरी थी। उनकी समाजवादी नीतियाँ बहुत काम आई थी। गरीबी हटाओ का नारा, भारत उस समय गरीबी से जूझ रहा था, तो यह स्थिति भी काफ़ी काम आई थी। कांग्रेस दल पे इंदिरा गांधी की लगातार बढ़ती पकड़ से कांग्रेस की पुनर्स्थापना पे उनकी पकड़ हुई थी। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि विपक्षी दल जो था वह वापस से कमज़ोर होता चला गया था।
अब हम ये देखते हैं कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार के लोकप्रिय होने के कारण क्या थे। देखिए, सबसे बड़ा कारण था कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें भारत को विजय मिली थी। ठीक है, इसके साथ साथ जो गरीबी हटाओ की राजनीति जो इंदिरा गांधी उस समय जो नारा चला रही थी उससे उन्हें काफ़ी सफलता मिली थी। प्रिवी पर्स की समाप्ति से भी सामान्य जनता काफ़ी खुश थी। इसके साथ साथ गरीबी, भूमिहीन, किसानों और वंचितों की रक्षा के रूप में इंदिरा गांधी उभरी थी। और इसी कारण हम ये देखेंगे कि भूमि सुधार के भी कानून आए थे। ये जो कारण थे ना, वह इंदिरा गांधी सरकार के लोकप्रिय होने के प्रमुख कारण थे। फिर हम देखते हैं गरीबी हटाओ का नारा किस प्रकार दिया गया था। ये गरीबी हटाओ क्या था? गरीबी हटाओ का नारा 1971 के 5वें लोकतंत्र चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। श्रीमती गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के अंतर्गत गरीबों के निरंतर विकास की बात की थी। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अंतर्गत 1970 से 1971 का कई नीतियां बनाई गई और कई कार्यक्रम बनाए गए, जिससे अधिक से अधिक धन जिन पर खर्चा किया जाने लगा। इससे मतदाताओं को यह आभास हुआ कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में गरीबों को गरीबी से दूर करना चाहती है। अतः उन्होंने बाकी दलों को हराते हुए श्रीमती गांधी और उनके दल को विजयी बनाया। परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि 1971 में उनके दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। फिर हम देखते हैं द्वीप दलीय जो व्यवस्था है वह क्या कहलाती है। देखिए, जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टी द्वारा मिलकर जनता पार्टी का गठन किया गया और कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया, जो कि बाद में ही जनता पार्टी में शामिल हो गया। जनता पार्टी ने आपातकाल की जातियों का मुक्ता बनाया और चुनावों को उसके जनमत संग्रह के रूप में भी लिया। ठीक है, और 1977 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में 154 सीट और जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल को 330 सीट मिली थी। ठीक है, आपातकाल का जो प्रभाव था ना वह उत्तर भारत में ज़्यादा था, इसलिए कांग्रेस को उत्तर भारत में ना के बराबर सीट प्राप्त हुई। और जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और चरण सिंह व जगजीवन राम नाम 2 उप प्रधानमंत्री बने थे। देखिए, जनता पार्टी के पास किसी दिशा, एक नेतृत्व और एक साझे कार्यक्रम का अभाव था और इसी कारण यह सरकार जल्दी गिर गई और 1980 के चुनाव में फिर से कांग्रेस ने 353 सीट हासिल करके विरोधियों को सशक्त दी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं गठबंधन। गठबंधन सरकार क्या होती है और गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? देखिए, गठबंधन उस स्थिति को कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां मिलकर साथ में सरकार बनाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होती है, यानी कि कोई भी पार्टी उतनी सीट या उतने वोट नहीं मिले हैं कि वह अकेले सरकार बने। अच्छा, गठबंधन सरकारों के उदय के क्या कारण थे? राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना, उन्हें बराबर का सहयोग न मिलना, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जो उदय हुआ है और उनके सरकार के निर्माण में जो बढ़ती भूमिका थी, इससे गठबंधन सरकार को काफ़ी उदय मिला। ठीक है, और जाति और संप्रदाय आधारित जो राजनीति का उदय हुआ है उससे हम देखते हैं कि गठबंधन का काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। 1989 के चुनावों के बाद हम देखेंगे गठबंधन युग लगातार प्रारंभ हुआ है। ठीक है, चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलकर बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चे के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई थी। 1998 से 2004 के जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भारतीय जनतांत्रिक संगठन की सरकार रही है, इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हैं। 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त की थी और उसके बाद भी जितनी बार भी चुनाव हुए हैं उन्हें वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त हुई है। लेकिन हम ये देखेंगे कि पार्टियों के बीच में गठबंधन और पार्टियों के भीतर गठबंधन में क्या अंतर होता है। पार्टियों के भीतर गठबंधन भारत में प्रथम आम चुनाव से ही देखने को मिलते हैं, जब कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक व विचारात्मक रूप से गठबंधन के रूप में देखती है। अलग अलग गुटों के होने के बावजूद इनके स्वभाव में सहनशीलता बनी है और कांग्रेस के भीतर ही संगठन का ढांचा अलग होने पर व्यवस्था में संतुलन भी मिलता है। ठीक है, और हम देखेंगे वर्तमान जो समय है उसमें जो राजनीति के बीच में जो गठबंधन दिखाई जाता है, जहाँ पे भारतीय लोकतंत्र हित में अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले आम दल पे भी सहमति पे भी सरकार बनाते हुए हमें लोग दिखते हैं, परंतु ये लोग अपने दल की नीतियां नहीं मिलते। मतलब ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है कि जब 2 दल जिनकी राजनीतिक सोच, जिनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग है, लेकिन वह सरकार साथ में बनाते हैं।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत में राजनीतिक दलों को की जो प्रतिस्पर्धा है उसको सशक्त बनाने के क्या कारण है। सबसे ज़्यादा जो है संवैधानिक प्रावधान, संविधान को हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दी गई है, सबसे ज़्यादा मजबूत है, इसलिए संवैधानिक प्रावधान बहुत ज़रूरी हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग, स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुदलीय व्यवस्था और दबाव एवं हित समूह, यह जो चीज़ें हैं ना, यह राजनीतिक दलों को सशक्त बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक चुनाव आयोग स्वतंत्र है, प्रेस स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार का कहीं पे भी हमें भेदभाव देखने को नहीं मिलता, हमारी न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र है, ठीक है, और बहुदलीय व्यवस्था है, आप किसी एक दल पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति में हम देखते हैं कि भारत की जो राजनीतिक दलों की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रही है। तो अब हम आते हैं अपने आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में 1973 में संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका उत्तर है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती में ही केस में हमें यह प्रतिपादन देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। थैंक यू सो मच।